हेलो गाइस, न्यूक्लियर फिजिक्स के एक नए टॉपिक में एनईपी के नए सिलेबस फिफ्थ सेमेस्टर में जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स है, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, उसी में एक ये वीडियो है इलेक्ट्रिक क्वार्ट पोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। इसमें जो है न्यूक्लियर का साइज, यूँ कहिए शेप, न्यूक्लियर का शेप कैसा है। तो कुछ केस में कहा गया कि स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल के बाद इसमें जो है कुछ स्ट्रेचेस भी पाए गए, है ना, स्ट्रेच हो गया। तो कैसे हो गया? न्यूक्लियर के शेप को डिफाइन करने के लिए एक प्रॉपर्टी है जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक क्वार्ट पोल मोमेंट। ठीक है ना, यानी न्यूक्लियस की सिंगल प्रॉपर्टी शेप को डिफाइन करने के लिए वो है इलेक्ट्रिक क्वार्ट पोल मोमेंट। ठीक है ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रॉपर्टी है और बहुत कुछ आपको नया इसमें सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये है क्या, कैसे ये शेप जो है एक तरीके से मतलब स्ट्रेच हो जाता है। और ये एक तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीन शेप में डिफाइन होता है। एक होगा स्फेरिकली, यानी सिमेट्रिकली स्फेरिकल होगा। दूसरा होगा इसका प्रोलेट, यानी कि ये स्ट्रेच हो जाएगा जेड एक्सिस के अलाउंग, और जेड एक्सिस के अलाउंग होगा तो उसको हम नाम देंगे यहाँ पर प्रोलेट। ठीक है ना, और जब जेड एक्सिस की कैसे हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये जेड एक्सिस है और उसके परपेंडिकुलर जब हो जाएगा तो हम उसको नाम देंगे यहाँ पर ऑबलेट। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से पहले ये माना गया कि न्यूक्लियस कैसा है, स्फेरिकल है ना। तो बाद में स्फेरिकल, यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, हम सर्किल क्यों नहीं बोलते हैं, सर्कुलर फॉर्म। तो देखिए न्यूक्लियस एक सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर की तरीके काम करता है, ना कि आप ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग द ऑर्बिट। तो आप यहाँ पर न्यूक्लियस में भी यही केस नहीं लगाएंगे। न्यूक्लियस कैसा है कि स्फीयर की तरीके है, सॉलिड है, तो इसीलिए यहाँ स्फेरिकली शेप की बात हो रही है। क्लियर है, ये सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिस डायरेक्शन में हो जाता है, यानी कि अगर जेड एक्सिस के अलाउंग हो जाएगा तो प्रोलेट, और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हो जाएगा तो ऑबलेट कहेंगे। और अगर यूनिफॉर्म यानी सेंटर के अबाउट अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, तब हम उसको बोलेंगे स्फेरिकली सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको। कि आज का हमारा एम ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि चार्ज के एक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से न्यूक्लियस की शेप कैसी हो जाती है। मेरा आज का एम है इस पूरे चैप्टर में कि चार्ज अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन चार्ज अगर किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मूव कर जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो उस केस में न्यूक्लियस का शेप कैसा हो जाता है, तो इसकी स्टडी करते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्वार्ट पोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। व्हेन न्यूक्लियर चार्ज डू नॉट यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यूक्लियस, देन न्यूक्लियर शेप चेंज पैरेलल टू स्फेरिकल सिमेट्री, यानी जेड एक्सिस के हो जाएंगे, या फिर परपेंडिकुलर टू स्फेरिकल, यानी कि परपेंडिकुलर किसके हो जाए, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। एक कैसे हो जाएगी, या तो जेड एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेच हो जाएगी यानी खिंच जाएगी, और या फिर यूं कह लीजिए परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर। अगर हमने मान ली ये स्फेरिकल शेप है, ठीक है ना, जैसा कि अभी हमने बताया, अगर ये स्फेरिकल शेप है और आपने उसको क्या जेड एक्सिस माना, एक केस ये हो सकता है कि ये इस तरीके से शेप ले ले, और एक ये इस तरीके से, ये पंपकिन हो जाएगा और ये एग शेप ले ले। तो ऐसे केस को हम जो है यहाँ पर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन केस में ये प्रोड्यूस होता है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर यही लैंग्वेज है इसका मतलब। तो इज सिमेट्री इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट। ऐसे केस को हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट बोलते हैं। जिस और इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट अगर नहीं है तो इसका मतलब है कोई स्ट्रेचिंग नहीं होगी। तो देखिए अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट अराइज, ये कब होता है अराइज? ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो? सो इट कैन डिफाइन शेप ऑफ न्यूक्लियस। तो उससे हम न्यूक्लियस की शेप को डिफाइन कर सकते हैं। और केवल यही एक सिंगल प्रॉपर्टी है जिससे हम न्यूक्लियर के शेप को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नाइदर डाइपोल मोमेंट नॉर क्वाड्रपोल मोमेंट एग्जिस्ट इफ आ न्यूक्लियस इज स्फेरिकल शेप। अगर स्फेरिकल शेप होगा तो हम उसका डाइपोल मोमेंट और क्या क्वाड्रपोल मोमेंट फाइंड नहीं कर सकते। यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर ही हम इन प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, ये हमने एक स्फेरिकल शेप बनाया है। ये इसका हमने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको हमने जेड एक्सेस ले लिया और ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। ठीक है, ये ओरिजिन है जो सेंटर मास यहीं पर कंसंट्रेट होता है। न्यूक्लियस का मास कोई भी कंडीशन क्यों ना हो वो उसके ओरिजिन पर ही कंसंट्रेट होता है। होल मास ओरिजिन पे कंसंट्रेट होता है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिन पे ना होके किसी ऐसे पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए इस जगह आ गया, इस पॉइंट पर आ गया और इस पॉइंट को हम पी नाम दे दें। ठीक है ना, इस पॉइंट पर चार्ज शिफ्ट हो गया, यानी ओरिजिन से कहीं शिफ्ट कर गया। जो ओरिजिन उसकी पोजीशन क्या है? आर है। ठीक है, अब हम यहां से एक आउटसाइड, न्यूक्लियर के आउटसाइड एक पॉइंट जो है कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं। कोई भी एक पॉइंट नाम दे दीजिए इस जगह पर, और ये जेड एक्सेस पर है, इसको आप नाम दे दीजिए टी। ये एक पॉइंट हमने टी दे दिया। इस पॉइंट टी पर हम क्या करते हैं? पोटेंशियल एक डिफाइन कर लेते हैं जो न्यूक्लियस के आउटसाइड पर है, यानी आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। ठीक है ना, इसे टी नाम दे दिए, कोई भी नाम दे दिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो कन्वीनियंट लगे, आप इसको कोई और नाम दे दिए, उसको कोई और नाम दे दिए। यहाँ अब यहां से इस पॉइंट के बीच की यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ये क्या ए है, और यहां से यहां तक की आप क्या मान लीजिए जेड एक्सेस के अलाउंग कितनी है? ये आर है। ठीक, ओरिजिन से इस पॉइंट जेड एक्सेस के अलाउंग कितनी है? आर पोजीशन है। ठीक है ना, तो ये आर निकाल लेते हैं। इसको हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलेंगे जो न्यूक्लियस के क्या है? आउटसाइड है। यहां पर क्या है? चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बेस पर हम क्या करते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज से हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं। अब पोटेंशियल जब हम निकालेंगे तो हमें यहाँ पर मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रपोल एंड ऑक्टापोल मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो है यहाँ पर क्वाड्रपोल की जरूरत है तो क्वाड्रपोल की स्टडी करते हैं। देन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट टी, यहाँ पर टी सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। अब इसकी ये पोटेंशियल को हमने फाई से रिप्रेजेंट किया। पोटेंशियल वैसे भी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो डी फाई, और कहां से? देखिए आर से ये। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो, ये चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूम बाई चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, और ये डीवी क्या है? स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम का हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? ये ए। ये क्या है? इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी पी पॉइंट से टी पॉइंट के बीच की में चार्ज ये रखा ना, और इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं? पोटेंशियल फाइंड करते कि नहीं लेते? तो ये ए, यहाँ पर ये लिख दिया। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ले। ठीक है ना, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर अब इसके आगे हम पहले इसको ड्राइव करेंगे और ड्राइव करके फिर पहुंचेंगे इसके फार्मूले पे। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है डी फाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो, यानी ये क्या है? वॉल्यूम बाई चार्ज डेंसिटी। रो आर को वॉल्यूम बाई चार्ज डेंसिटी डीवी अपॉन ए, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसकी सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? फाई, यानी डिफरेंशिएट कर दीजिए इसका,
इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पोटेंशियल हो जाएगा फाई आर इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट, क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन चाहे तो आप ऐसे ट्रिपल बना सकते हैं, और आपने v लिख दिया है तो ये भी इसी चीज को शो करेगा, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पर आप एक इंटीग्रेशन और v बना दीजिए, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन v, रो r ये चार्ज डेंसिटी dv अपॉन ए। अब हम क्या करते हैं, ये a की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। अब a की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे ये देखिए, तो इस फार्मूले, इस सर्कल के बेस पर हम ये r की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे ये देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल इन ट्रायंगल कौन सा है, OPT, और इसमें हम कॉस थ्योरम लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो कॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू, और ये कोई पर्टिकुलर शेप तो है नहीं इसका, तो ये ट्रायंगल शेप है, तो इसमें ये हो जाएगा थीटा के सामने वाली साइड निगेटिव का स्क्वायर, बाकी दो साइडों का स्क्वायर, यानी कि एक है स्मॉल आर और एक क्या है, कैपिटल आर है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r स्मॉल आर कैपिटल आर, ये आपने 12th क्लास में फार्मूला पढ़ा होगा तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2r स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा, ये ऐसे लिख लिया। ठीक है ना, अब a का स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसमें से ये r बाहर भी कर देंगे, तो यहाँ 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस 2r बाई आर कॉस थीटा, और स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए ये 1/a है, यहाँ देखिए ये 1/a है कि नहीं, तो इसको ऐसे कर लीजिए 1/a इक्वल टू 1/r, ये भी ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r बाई आर कॉस थीटा, और पावर कितनी, हाफ है। ठीक है ना। अब इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो 1/r 1 प्लस आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर बाई कैपिटल आर कॉस थीटा, और पावर कितनी हो जाएगी, -1/2। ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, बाइनोमियल थ्योरम ऐसे एक्सपेंड करेंगे, अगर 1 प्लस ए की पावर -n लिखा हुआ तो बाइनोमियल थ्योरम क्या, 1 प्लस -n, देखिए पावर -n ए और फैक्टोरियल 1, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ लिखेंगे -n दूसरे ब्रैकेट में -n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हायर टर्म इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है ना। और हायर टर्म को हम यहाँ क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्यों, ये वैल्यू बड़ी है कंपेयर टू इसके, तो r बाई स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का रेशियो करेंगे जब इसका, तो पावर जैसे जैसे इंक्रीज होती चली जाएगी तो ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी r बाई स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का रेशियो जो है वो फाइनली क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इस पूरे टर्म को यहाँ पर a से रिप्रेजेंट करेंगे और -1/2 को n से, तो इस तरीके से इसको एक्सपेंशन कर देंगे, तो 1/a इक्वल टू 1/r, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, क्योंकि ये n की जगह देखिए माइनस निकल कर, और ये पूरा a की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस 2 स्मॉल आर बाई कैपिटल आर कॉस थीटा, ये हो गया a की जगह। अब अगला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए प्लस, देखिए यहाँ पर -1/2 लिखेंगे, -1/2 माइनस, तो ये फाइनली हो जाएगा 3 और नीचे फैक्टोरियल 2 है तो 8 हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद ये वाला पूरा टर्म इतना जो लिखा हुआ है ये a की तरह काम करो तो होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस 2r बाई आर कॉस थीटा
का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या करेंगे, हायर टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे। हायर टर्म कैसे हो जाएंगे, टर्म्स निगलेक्ट कर दीजिए, निगलेक्ट, ठीक है ना। तो हायर टर्म निगलेक्ट होते चले गए। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे पूरे को। तो 1/, अब देखिए 1/a इक्वल टू 1/r, ये देखिए 1/r। अब इसमें ब्रैकेट खोल दीजिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/2 स्मॉल r बाई कैपिटल R स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, r/r, और ये हो जाएगा cos थीटा। ये वैल्यू निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। एक तो ये टर्म हो गया इसका, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इतनी वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को खोलिए, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को ओपन करिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस 3/8 ब्रैकेट, ये होल स्क्वायर, तो r स्मॉल r की पावर 4 कैपिटल R की पावर 4 प्लस, यहाँ लिखते हैं अब ये प्लस, ये इसका करेंगे 4r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस 2ab, 2 4 हो जाएगा, और ये पावर कितनी हो जाएगी, स्मॉल r क्यूब कैपिटल R क्यूब और कॉस थीटा। तो ये फाइनल एक्सपेंशन, और हायर टर्म छोड़ देंगे, तो ये फाइनल हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आ गई, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी हमारी ये सेकंड इक्वेशन ही मतलब की है, बाकी सब हम जो है क्या करते हैं, इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको इरेज कर देते हैं। ये डायग्राम दोबारा फिर बना देंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही बना देंगे जब हमें जरूरत होगी। पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्लियर है। तो ये रेस किया, ये टर्म भी हमारे लिए यूजफुल नहीं रहा, केवल सेकंड इक्वेशन जो है मेरे यूजफुल है, ये यहाँ पर काम आएगी, है ना। और ये वाला टर्म भी खत्म कर दिया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1/a, देखिए 1/a है ना, तो यही 1/a निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले 1/a इक्वल टू 1 कैपिटल R ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, अब देखिए ये स्क्वायर है, पहले ये वाला टर्म ले लेते हैं, तो प्लस r/r कॉस थीटा, ये हो गया। फिर ये हम सेकंड, ये वाला देखिए, ये r स्क्वायर है ना, तो इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू निकल कर आई, और ये 3/8 का मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा, तो 3/8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो ये दोनों कॉमन ले लें, ये और ये कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये और बाई 2, इतना ये निकल कर आ जाएगा जब आप सेकंड पावर वाले टर्म लेंगे। इसके बाद थर्ड पावर, ये देखिए r की पावर 4 है, ये निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, हमने शुरू से ही लेके चले, तो ये टर्म तो निगलेक्ट कर दिया। अब ये 3 वाला टर्म बचा, तो इसमें देखिए जब 3/8 का या मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/8 का इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा r³ बाई स्मॉल r³ बाई कैपिटल और कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये वैल्यू फाइनली निकल कर आ गई। तो अब इस इक्वेशन का भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए फाइनली कैसे सॉल्व करेंगे। 1/a की वैल्यू ये पूरी लिखी हुई है, इस जगह पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, अब ये 1/a की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, या सब्स्टिट्यूट पुटिंग द वैल्यू 1/a इन इक्वेशन सेकंड, तो पुट करेंगे तो ये क्या लेंगे हम यहाँ पर, फाई r इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन v रो r dv, ये हो गया।
अब 1/a की ये पूरी वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये तो r ये देखिए r लिखा है ना, तो 1/r ऐसे कर दीजिए, और चाहे बाद में लिख दीजिएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें पुट करते हैं 1/r ब्रैकेट 1 प्लस r cos थीटा प्लस r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 माइनस 3/2 r क्यूब बाई स्मॉल r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब थीटा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद ये क्या है, रो r और dv, ये फाइनली निकल कर आ गया। अब इसको देखिए हम ईच टर्म अलग कर दें, 1/4πε0, ये r कांस्टेंट है, यहाँ पर r कर दीजिए, इंटीग्रेशन लिखिए इस टर्म के साथ, तो रो r dv, ये टर्म निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। एक हो गया इंटीग्रेशन v, फिर 1/4πε0 ये लिखा, और देखिए ये r जब इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/r स्क्वायर इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा r cos थीटा रो r dv, ये टर्म हो गया, ठीक है ना। अब इस वाले टर्म के लिए लिखिए यहाँ पर प्लस 1/4πε0, और ये हो जाएगा 1/r क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर r स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर 2 लिखा है रो r बाई dv। इसी तरीके से अगले टर्म को अगर हम लिखेंगे फोर्थ टर्म में, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस लिखेंगे 1/4πε0, और वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1/r की पावर 4 इंटीग्रेशन r क्यूब cos थीटा रो r dv, और साथ में 3/2 भी है, तो ये लिख देंगे यहाँ पर 3/2। अब देखिए इतने को हम ऑक्टापोल बोलेंगे, इसको हम जो है क्वाड्रपोल बोलेंगे, इसको हम डाइपोल बोलेंगे, और इतने को हम मोनोपोल बोलेंगे। इसका नाम होगा मोनोपोल। देखिए 1/r है, ये क्या है, देखिए r स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह काम करेगा, डाइपोल। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्र पोल, ठीक है ना, ये हमने, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर यही हमारा टर्म जो है यूजफुल है, इसी को हमें फाइंड करना, तो ये वाला हम टर्म ले लेंगे, क्लियर है। और ये इंटीग्रेशन सब कैसे है, वॉल्यूम के हैं, ये इंटीग्रेशन सभी वॉल्यूम के हैं, क्लियर है। तो इस टर्म को हम निकाल लेते हैं, और यही हमारा यूजफुल है, क्वाड्रपोल कहलाएगा, इसी को हम डिफाइन करते हैं फाइनली। बाकी अब हमारा सब इसमें जो है कैलकुलेटिंग सिस्टम है, मेन इसको आप ले लीजिए। अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से, कैपिटल क्यू से। क्या लिखेंगे, 1/4πε0 क्यू 1/r क्यूब, और ये हो जाएगा r स्क्वायर 3 cos थीटा माइनस 1/2, ये ऐसे कर लीजिए और बाई 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पर, रो r dv, ये इतना आप टर्म्स ले लीजिए, क्लियर है। इतने टर्म को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा मतलब का केवल वही टर्म निकल आया, उसी को हमें डिफाइन करना था। तो नेक्स्ट हमारा टर्म्स जो हो जाएगा सॉल्विंग में, वो ये हो जाएगा, क्वाड्रपोल की वैल्यू आप फाइनल ले लीजिए। यहाँ पर क्या वैल्यू आई है, Q इक्वल टू, इसी को जो है हम Q इक्वल टू 1/4πε0, और मतलब हम मेन हमको ये चाहिए, ये वाला जो टर्म है
ये क्वार्ट पोल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसको ऐसे ही, इस वाले टर्म को जो मैंने उठाया यहाँ से नहीं, इतने वाले टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्वार्ट पोल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अब आप पूरा हटा दीजिए, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन में ये जो क्वार्ट पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने टर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पर उठा लेंगे, कितने, इतने टर्म को, ये वाला टर्म इस तरीके से इसको ले लीजिए और इसी को हम क्वार्ट पोल से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इक्वल टू इंटीग्रेशन R स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, और ये क्या है, रो R dV, क्लियर है। और ये वॉल्यूम इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर R का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर ब्रैकेट में, तो V R का यहाँ करेंगे 3R स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और यहाँ क्या कर देंगे, 2 कर देंगे ऐसे, और ये ऐसे कर देंगे, क्लियर है। अब चार्ज को एलिमिनेट रिमूव करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, ई से डिवाइड कर देंगे। ये चार्ज पर यूनिट चार्ज से क्या करेंगे, हम इस पूरे में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये चार्ज बाय, ये जो यहाँ पर ये रो है, ये क्या होता है, वॉल्यूम बाय डेंसिटी है। तो टोटल यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, इस चार्ज को रिमूव करने के लिए 1/e से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या e से डिवाइड करेंगे, क्लियर है। अब देखिए Q इक्वल टू 1/e V, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, तो मैंने कहा था फिगर में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो फिगर में ये इस तरीके से था ना, ये यहाँ पर पॉइंट था, ये हमने T पॉइंट लिया, ये P पॉइंट लिया, ये इस तरीके से फिगर बनाया था। तो आप ध्यान दीजिए कि ये कौन सी लेंथ R है, ये क्या थी R, ये A है, ठीक है ना, ये थीटा। तो देखो ये अगर हम इसको कंपोनेंट थीटा ले लें तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, R cos थीटा, और ये किसके अलाउंग था, फिगर में देखिए जेड एक्सिस के अलाउंग है। फिगर में देखिए ऐसे मैंने बनाया है, पहला फिगर जो बनाया था उसमें देखिए जेड एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस के लिए है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे इतने को, ये किससे, जेड स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आर कॉस थीटा इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो स्क्वायर लिखा तो ये यहाँ पर 3 Z² माइनस आर स्क्वायर और बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, रो या ऐसे dV, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। टू कांस्टेंट वैल्यू इसको हटा दीजिए। मेन हमारा जो है अब फैक्टर जो है फाइनली किस पर डिपेंड कर रहा है, वो यहाँ पर 2 टर्म्स जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू में देखिए यहीं से रिमूव हो गई थी ये, तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से ही आप रिमूव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। ये जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे देखिए 1.4 पाई r³/2 है, तो यहीं से रिमूव कर दीजिए, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट लिखा हुआ आ जाएगा, क्लियर है। और ये किसके बराबर है, जेड स्क्वायर के बराबर, क्योंकि आर कॉस थीटा देखिए कंपोनेंट इसका ले लिया, आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये किसके अलाउंग चला है, जेड एक्सिस के। तभी यहाँ बोला जाता है जेड एक्सिस के सिमेट्री स्टडी कर रहे हैं। तो ये वैल्यू जो है फाइनली यहाँ पर एक रिजल्ट हमारा ये निकल कर आया फाइनली, ठीक है ना। तो अब आप क्या लिख सकते हैं इसमें, अब इससे हम इसके शेप को डिफाइन करेंगे कि इसका शेप कैसा होगा, है ना। तो सभी को रब कर देते हैं। तो फाइनली रिजल्ट Q इक्वल टू 1/e इंटीग्रेशन V यानी वॉल्यूम Z² माइनस आर स्क्वायर, और ये रो चार्ज डेंसिटी dV। अब हम देखिए शेप को कैसे डिफाइन करें। यदि इफ, यहाँ कंडीशंस हैं थोड़ी लिख लेते हैं, कि इफ केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट ये है कि इफ Q इक्वल टू 0, अगर ये Q इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, मीन्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म कैसा है, यूनिफॉर्म है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो मीन्स ये होगा, मीन्स चार्ज
कैसा हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये ऐसा कैसा यानी ये सिमेट्री कैसी होगी, स्फेरिकल सिमेट्री होगी। यानी इस केस में आ जाएगा स्फेरिकल सिमेट्री आ जाएगी, ये स्फेरिकल सिमेट्री। यानी इसका मतलब है ये ऐसे बनेगा, ऐसे, यानी और क्लियर कर दे रहे हैं, ये स्फेरिकल शेप होगा और ये कैसा है, जेड एक्सेस है, ठीक है ना। तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा है, पॉजिटिव, वो यूनिफॉर्म है, क्लियर है। ये कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल सिमेट्री रिप्रेजेंट करेगा। अब दूसरी बात, दूसरा केस क्या बनेगा उसका, दूसरा केस सेकंड में हो जाएगा कि इफ Q कैसा है, पॉजिटिव है, Q इज आ पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव होने से, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा इसमें, ये जो Z लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर x स्क्वायर है, y स्क्वायर है और z स्क्वायर कैसे होंगे, स्फेरिकल है, तो x y z तीनों बराबर हो जाएंगे। तो उस केस में r स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 के बराबर लेंगे तो r बाई 3 हो जाएगा। तभी देखिए r बाई 3 यहाँ पुट करिए, z की जगह पर r बाई 3 पुट कर दीजिए, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, r माइनस आर स्क्वायर, यानी ये 0 हो जाएगा, पहला केस। अब अगर ये वैल्यू कैसी हो जाए, बड़ी हो जाए, 3z स्क्वायर कैसा हो जाए, 3z स्क्वायर ग्रेटर देन आर स्क्वायर, तो हमारा रिजल्ट कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस केस से देखिए यहाँ पर 3z स्क्वायर माइनस आर, तो अगर ये वैल्यू कैसी हो जाए, फर्स्ट टर्म कैसा हो जाए, ग्रेटर हो जाए, 3z स्क्वायर ग्रेटर देन आर स्क्वायर, तो इसका मतलब हमें कैसा मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा। और जब Q पॉजिटिव मिलेगा तो इस केस में क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूट इज स्ट्रेच। तो स्ट्रेच किस डायरेक्शन में स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि ये जेड एक्सिस के अलोंग कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू जेड एक्सिस कैसा हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्ट्रेच इन द सिमेट्री और ये कैसा है, सिमेट्री, यानी जेड एक्सिस, यानी पैरेलल टू जेड एक्सिस को हो जाएगा। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, इस केस को हम नाम देंगे इज कॉल्ड प्रोलेट। ये कंडीशन क्या कहलाएगी, प्रोलेट। यानी अब कैसा शेप आएगा, तो इसकी वजह से शेप देखिए ऐसा आएगा, ये क्या है जेड एक्सिस है, ठीक है ना। अब ये इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा ऐसे, ठीक है ना। और जबकि ये स्फीयर कैसा था, स्फीयर ये ऐसा बन रहा था। सिमेट्री का केस यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब किस डायरेक्शन में हो गया, जेड एक्सिस के अबाउट हो गया, पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो इस केस को हम नाम देंगे प्रोलेट स्फेरॉइड बोलेंगे, है ना। तो ये स्फेरॉइड बन जाएगा एक। अब इसके बाद क्या करेंगे अगली, अगर यहीं पे तीसरा केस लें तो देखिए इसी में हम तीसरा केस आपको बता रहे हैं। यहाँ पर केस थर्ड डाल दीजिए, केस थर्ड कर दीजिए, यहाँ पर लिखिए। अब देखिए इसमें केस थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ केस थर्ड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ये क्यों, इस कैसा है, निगेटिव हो जाएगा, इस केस में ये निगेटिव हो जाएगा।
ठीक है। और यहां पर ये कैसा हो जाएगा, एरो ऐसे बन जाएगा। क्लियर है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्ट्रेच इन सिमेट्री, तो परपेंडिकुलर टू यहां पर आ जाएगा, इस जगह पर लिख देते हैं, स्ट्रेच इन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर टू सिमेट्री क्या हो जाएगा, सिमेट्री, यानी कि जेड एक्सेस है ना, जेड एक्सेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू सिमेट्री एक्सेस हो जाएगा। ठीक है ना, जेड एक्सेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम नाम देंगे ओवलेट। क्या नाम देंगे, ओवलेट, ओवलेट। ठीक है ना। अब ओवलेट की जगह पे क्या आ जाएगा केस, इसमें ये चेंज हो जाएगा, ओवलेट स्फेरॉइड नाम यूज करेंगे। तो अब जो है ये कैसा हो जाएगा, ये इस तरीके से काम करने लगेगा, इस तरीके से। ठीक है ना। तो यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब कैसा हो जाएगा ये, यानी कि सिमेट्री एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी ये जेड है ना, इसके परपेंडिकुलर, इसको हम ओवलेट नाम देंगे। ठीक है, स्फेरॉइड हो जाएगा, ओवलेट स्फेरॉइड हो जाएगा। क्लियर है। अब जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो ऑब्टेन की गई है इसकी, जो पहले तो हम यूनिट की बात करें, यूनिट जो है इसकी जो है 1 इंटू 1/10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, यानी ये एरिया 28 है। चार्ज तो न्यूक्लियस की एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम शेप को डिफाइन करते हैं और उसके लिए हम इलेक्ट्रिक क्वार्ट पोल मोमेंट का यूज करते हैं। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक क्वार्ट पोल से हम न्यूक्लियस के शेप को डिफाइन कर सकते हैं। अगर सिमेट्री एक्सिस, अगर पूरा ये सिमेट्री है यानी स्फेरिकली है, तो यानी Q की वैल्यू कैसी होगी, 0 होगी। और अगर स्ट्रेच टू जेड एक्सिस, तो सिमेट्री यानी कि ये कैसा हो जाएगा, यानी कि अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जेड एक्सिस के अबाउट हो जाएगा तो इसे हम प्रोलेट बोलेंगे। और अगर ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसे ऑबलेट बोलेंगे। क्लियर है।